नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हिंदी अनिवार्य के अंदर बोर्ड परीक्षा के अंदर जो MCQ क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, वो 18 प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके 18 अंक है वो निर्धारित है। तो बोर्ड परीक्षा के अंदर हिंदी अनिवार्य की आरोह भाग 2 जो पुस्तक है उसके अंदर सभी पाठों के अंदर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, यानी सारे प्रश्न इन्हीं प्रश्नों में से पेपर के अंदर आने वाले हैं। तो पहले पाठ का नाम है हरिवंश राय बच्चन, जिनकी पहली कविता है आत्म परिचय। अब इस कविता में से पहला प्रश्न ये बन रहा है कि कवि कैसे संसार को ठुकराता है। तो कवि है वो वैभवशाली संचार को ठुकराता है। कवि के हृदय रूपी वीणा के तारों को किसने है वो झंकृत किया था। तो उनकी प्रेयसी ने उसके हृदय के तारों को झंकृत किया था। अगला प्रश्न, कवि किसका भार है वो लिए फिरता है। तो कवि सांसारिक उत्तरदायित्वों का भार लिए हुए फिरता है। प्रतिपग में अलंकार है वो कौन सा है। तो प्रतिपग में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि पै वर्ण की आवृत्ति हुई है। कवि बच्चन की आत्मकथा साहित्य की किस विधा के अंदर लिखी गई है। तो बच्चन की आत्मकथा पद्य साहित्य की विधा के अंदर लिखी गई है। मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति में है वो कौन सा अलंकार है। तो पंक्ति के अंदर यमक है वो अलंकार का प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि और शब्द की है वो बार बार आवृत्ति हुई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हालावादी दर्शन के प्रणेता है वो कौन है। तो हरिवंश राय बच्चन हालावादी दर्शन के प्रणेता माने गए हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म है वो कब हुआ था। तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 ईस्वी के अंदर हुआ। निम्न में से कौन सी काव्यकृति कवि बच्चन की नहीं है। तो अनामिका ये बच्चन की नहीं है, जबकि निशा निमंत्रण, मधु कलश और मधुशाला ये सभी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की है। कवि की वाणी है वो कैसी है। तो कवि की वाणी शीतल है वो मानी गई है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो कवि कैसा संदेश है वो लिए फिरता है। तो कवि है वो मस्ती का संदेश लिए हुए फिरता है। कवि स्वयं को दुनिया का एक है वो क्या मानता है। कवि स्वयं को दुनिया का दीवाना है वो मानता है। अगले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन की दूसरी जो कविता है उसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पंथी को रात है वो कहाँ होने की संभावना है। तो पथ यानी रास्ते के अंदर रात होने की संभावना है। दिन का पंथी है वो किसे कहा गया है। तो सूर्य को है वो दिन का पंथी कहा गया है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है का आशय है वो क्या है कि समय है वो परिवर्तनशील है। अगला प्रश्न, दिन ढलने के साथ ही बच्चे है वो कहाँ से झांकने लगते हैं। तो बच्चे नीड़ों से झांकने लगते हैं, यानी घोंसलों में से झांकने लगते हैं। अगला प्रश्न, कवि के हृदय में कैसे भाव है वो भरे हुए हैं। तो कवि के हृदय के अंदर विफलता के भाव है वो भरे हुए हैं। पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन है वो भयभीत रहता है। तो पंथी है वो भयभीत रहता है। मुझे मिलने को कौन विकल गीत का यह प्रश्न कवि के हृदय में क्या भरता है। तो कवि के हृदय में विफलता है वो भरता है। अब अगले पाठ की तरफ चलते हैं। तो दूसरा पाठ है जिसका नाम है आलोक धनवा। अब आलोक धनवा की रचना का नाम है पतंग। पतंग कविता के रचयिता है वो कौन है। तो पतंग कविता के रचयिता आलोक धनवा है। पतंग कविता में कवि ने वर्षा के बाद किस ऋतु का चित्रण किया है। तो वर्षा के बाद शरद ऋतु का पतंग कविता में आलोक धनवा ने चित्रण किया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा पंक्ति में कौन सा है वो बिंब है। तो पंक्ति के अंदर दृश्य बिंब की यहाँ पर चर्चा की गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शरद आया पुलों को पार करते हुए
इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है वो प्रयुक्त हुआ है? तो मानवीकरण अलंकार प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। शरद बच्चों को कैसे इशारों से बुलाता है? तो चमकीले इशारों से बच्चों को है वो शरद बुलाता है। कौन सी ऋतु आसमान को मुलायम बनाती है? तो शरद ऋतु है वो आसमान को मुलायम बनाती है। दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह किसका है? यह काव्य संग्रह आलोक धनवा का है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो कविता पतंग में खरगोश की आंखों जैसा किसको बताया गया है? तो सवेरे को खरगोश की आंखों के जैसा बताया गया है। कवि आलोक धनवा का जन्म है वो कब हुआ था? तो सन 1948 ईस्वी के अंदर कवि आलोक धनवा का जन्म हुआ था। अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। दूसरा पाठ है कुंवर नारायण। अब कुंवर नारायण की यहाँ पर जो कविता है उसका नाम है कविता के बहाने। इसमें जो प्रश्न बन रहे हैं, पहला प्रश्न है कविता के पंख लगा उड़ने के माने कौन नहीं जानता? तो इनमें से चिड़िया है वो नहीं जानती है। कविता के बहाने इसके रचनाकार है वो कौन है? तो इसके रचनाकार कुंवर नारायण हैं। कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है? कल्पना करने से उड़ने की बात कही गई है। किसकी उड़ान देश काल और परिस्थिति से बाहर संभव है? तो कविता की उड़ान इन सब परिस्थितियों से बाहर है, यानी कल्पनाओं से भरी हुई है। अगले प्रश्न को देखते हैं कि चिड़िया क्या जाने पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो पंक्ति के अंदर प्रश्न अलंकार प्रयुक्त हुआ है। कविता के बहाने कविता में किसकी महत्ता को स्थापित किया गया है? तो इसके अंदर कविता की है वो महत्ता को स्थापित किया गया है। बिना मुरझाए कौन है वो महकता है? तो कविता बिना मुरझाए हुए हमेशा है वो फूलों की तरह महकती हुई रहती है। फूल की अंतिम परिणति है वो क्या होती है? तो फूल की अंतिम परिणति मुरझाने की होती है, यानी अंत में जाकर के फूल मुरझा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती रहती है, इसका क्या आशय है? इसका आशय है कि कविता कालजयी होती है, कविता का प्रभाव सदियों तक बना रहता है, कविता का सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता है। उपयुक्त सभी, तो यानी ये सभी विशेषताएं कविता के अंदर होती है। कविता पढ़ते समय और लिखते समय काल के बंधन टूट जाते हैं और बच्चों के खेलते समय धर्म के बंधन टूट जाते हैं, भेदभाव के बंधन टूट जाते हैं, संकीर्णता के बंधन है वो टूट जाते हैं। तो इसके अंदर उपयुक्त सभी है, यानी बच्चे खेलते समय किसी प्रकार की कोई आपसी मनमुटाव नहीं रखते हैं। अब अगले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो इसी तरीके से इनकी दूसरी जो कविता है उसका नाम है बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर कविता के है वो रचयिता कौन है? तो यह कविता भी कुंवर नारायण की है। सीधी बात किसके चक्कर में टेढ़ी हो गई? तो सीधी बात है वो भाषा के चक्कर के अंदर, यानी भाषा के उलझन में टेढ़ी हो गई। भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई? तो भाषा के उलटने पलटने से, तोड़ने मरोड़ने से, घुमाने फिराने से है वो भाषा या बात है वो और अधिक पेचीदा हो गई। उपयुक्त सभी। कविता के कर्तव्यों को देखकर तमाशबीनों ने है वो क्या किया था? तो तमाशबीनों ने उसकी झूठी तारीफ की, शाबाशी दी, वाहवाही की, यानी उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा, यानी सभी ऑप्शन इसके सही है। अगला प्रश्न है बात कवि के साथ किसके समान है वो खेल रही थी? तो बात है वो कवि के साथ बच्चे की तरह खेल रही थी। बात की चूड़ी मर जाना से कवि का क्या तात्पर्य है? तो बात का प्रभावहीन हो जाना। कविता में किसकी सहजता की बात है वो की गई है? तो कविता में भाषा की सहजता की बात की गई है। बनावटी और आडंबर युक्त भाषा के प्रयोग से बात है वो कैसी हो गई है? तो उसके प्रयोग से बात है वो प्रभावहीन, उद्देश्यहीन और अर्थहीन हो गई है, यानी ये सभी इसके उत्तर सही है। उपयुक्त सभी।
अब अगले पाठ की तरफ चलते हैं। पाठ का नाम है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय, इनकी कविता का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। तो इनके प्रश्न हैं, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में मीडिया के किस माध्यम का उल्लेख किया गया है? तो मीडिया के टेलीविज़न माध्यम का उल्लेख इस कविता के अंदर किया गया है। आपका अपाहिजपन आपको पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति के अंदर अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि अ वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। दूरदर्शन के संचालक ने स्वयं को है वो क्या बताया है? तो दूरदर्शन के संचालक ने स्वयं को समर्थ और शक्तिवान है वो बताया है। फूली हुई आँख की बड़ी तस्वीर पंक्ति में है वो कौन सा बिंब है? तो इस पंक्ति के अंदर दृश्य बिंब का प्रयोग हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपाहिजपन का क्या अर्थ है? यानी अपाहिजपन का शारीरिक रूप से कमज़ोर है उसको अपाहिज कहते हैं। हम अपाहिज व्यक्ति को क्यों है वो रुला देते हैं? क्योंकि कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम अपाहिज व्यक्ति को रुला देते हैं। कैमरे में है वो क्या दिखाएंगे? तो कैमरे के अंदर फूली हुई आँखों को दिखाएंगे। कसमसाहट का क्या अर्थ होता है? तो बेचैनी है वो कसमसाहट का अर्थ होता है। पर्दे पर किसकी कीमत होती है? तो पर्दे पर है वो वक्त की कीमत होती है। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो रघुवीर सहाय का जन्म सन 1929 ईस्वी के अंदर हुआ था। अब अगले पाठ के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पाठ का नाम है शमशेर बहादुर सिंह और इनकी कविता जिसका नाम है उषा। भोर के समय आकाश का रंग है वो कैसा होता है? तो भोर के समय आकाश का रंग नीला है वो दिखाई देता है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म सन 1911 ईस्वी में हुआ। बहुत नीला शंख जैसा पंक्ति में है वो कौन सा अलंकार है? तो पंक्ति के अंदर बहुत नीला शंख जैसा यानी उपमा अलंकार है। उपमेय को उपमान के समान बताया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न का नाम है उषा का जादू टूटने का क्या कारण है? सूर्योदय होना। गौर झिलमिल देह पंक्ति में किस उपादान है वो की गई है? प्रकृति के किस उपादान की है? तो यहाँ पर सूर्य की है वो उपादान की है। शमशेर बहादुर सिंह मुख्यतः हिंदी की किस धारा के कवि है? तो शमशेर बहादुर सिंह प्रयोगवादी कवि है। उषा कविता में किसका वर्णन किया गया है? तो उषा कविता के अंदर गांव की सुबह का वर्णन किया गया है। उषा कविता के रचनाकार कौन हैं? तो उषा कविता के रचनाकार है वो शमशेर बहादुर सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी कविता का नाम है बादल राग। पहला प्रश्न, बादल राग कविता के रचनाकार कौन हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निराला का जन्म कब हुआ था? तो 1899 ईस्वी के अंदर हुआ था। कविता में विप्लव के वीर किसे कहा गया है? तो बादल को विप्लव के वीर कहा गया है। बादल राग कविता किस काव्यधारा की कविता है? तो यह प्रगतिवादी विचारधारा की कविता है। क्रांति की आशंका से कौन है वो भयभीत रहता है? तो शोषक वर्ग या पूंजीपति वर्ग है वो हमेशा क्रांति की आशंका से भयभीत यानी डरा हुआ रहता है। आधुनिक हिंदी में मुक्त छंद के प्रणेता है वो कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने गए हैं। बादल राग कविता में बादल है वो किसका प्रतीक है? बादल है वो क्रांति का प्रतीक है। यह तेरी रणतरी, यहाँ रणतरी से क्या तात्पर्य है? यानी युद्ध की नौका से। रण यानी युद्ध, तरी यानी नौका। बादल राग कविता में सुख को कैसा बताया गया है? तो सुख को है वो अस्थिर बताया गया है, यानी सुख हमेशा स्थिर नहीं रहता है। जल विप्लव प्लावन किस पर है वो होता है? तो जल विप्लव प्लावन है वो कीचड़ पर होता है, ऐसा कविता में बताया गया है। अगला प्रश्न, शेषव का सुकुमार शरीर किस में है वो हंसता रहता है? तो यह रोग और शोक के अंदर हमेशा हंसता रहता है। अब अगले पाठ पर चर्चा करते हैं। तो पाठ का नाम है तुलसीदास। अब तुलसीदास की
पहली जो कविता है उसका नाम है कवितावली, जो उत्तरकांड है वो केस से ली गई है। तो पहला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। कवितावली की भाषा है वो कैसी है? तो कवितावली ब्रज भाषा के अंदर लिखी गई है। तुलसीदास किस युग के श्रेष्ठ कवि है? तो ये भक्ति काल के, ये सगुण काव्य धारा के, राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने गए हैं। बलि शब्द का अर्थ है वो क्या है? बलि का अर्थ है दान देने से है। दारिद दशानन में है वो कौन सा अलंकार है? दारिद दशानन के अंदर रूपक अलंकार का प्रयुक्त हुआ है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना है वो कब की थी? तो 1574 ईस्वी में काशी में की थी। पेट की अग्नि की तुलना है वो किससे की गई है? पेट की अग्नि की तुलना बड़वाग्नि से की गई है। तुलसीदास ने इस दुर्व्यवस्था में किस पर भरोसा जताया है? तो श्री राम पर भरोसा जताया है। अब अगले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो तुलसीदास की दूसरी जो कविता है उसका शीर्षक है लक्ष्मण, मूर्छा और राम का विलाप। तो रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो रामचरितमानस के अंदर 7 कांड है। सुत वित्त नारी भवन परिवारा, पंक्ति में वित्त से क्या तात्पर्य है? वित्त से तात्पर्य है धन से। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर कौन है वो विलाप करने लगा? तो श्री राम है वो विलाप करने लगे। सांप का जीवन किसके बिना दीनहीन है? तो मणि के बिना सांप का जीवन है वो दीनहीन बताया गया है। लक्ष्मण, मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग में किस रस की है वो प्रधानता है? तो इसके अंदर करुण रस की प्रधानता है। रामचरितमानस किस भाषा के अंदर रचित है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा के अंदर रचित है। इस प्रसंग में किसकी क्षति को महत्वहीन बताया गया है? तो इस प्रसंग के अंदर नारी की क्षति को महत्वहीन बताया गया है। मिलहि न जगतु सहोदर भ्राता, कथन है वो किसका है? यह कथन श्री राम का है, जो लक्ष्मण के लिए प्रयुक्त हुआ है। रावण के सभी योद्धाओं का संहार है वो किसने किया था? तो हनुमान जी ने है वो रावण के सभी योद्धाओं का संहार कर दिया था। तात शब्द से क्या तात्पर्य है? यहाँ तात शब्द भाई के लिए प्रयुक्त हुआ है। लक्ष्मण, मूर्छा और राम का विलाप काव्यांश रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो यह लंका कांड से लिया गया है। अब अगले पाठ के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पाठ का नाम है फिराक, गोरखपुरी और इनकी पहली जो कविता है जिसका शीर्षक है रुबाइयाँ। फिराक गोरखपुरी का जन्म कब हुआ था? तो 1896 ईस्वी में हुआ था। गोरखपुरी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो दिया गया था? तो गुल्ले नगमा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। बच्चों के घरौंदों में दीपक कौन है वो जलाता है? तो माता है वो जलाती है। खिल खिलाते बच्चे की हंसी कब है वो गूंज उठती है? जब माँ उसे प्यार से हवा में है वो उछालने लगती है। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो लौका देना मुहावरे का अर्थ क्या है? हवा में उछालना। उलझे हुए गेंसुओं में कंघी करके, पंक्ति में गेंसुओं से क्या तात्पर्य है? गेंसुओं से तात्पर्य है बालों से। बालक किस पर है वो ललचाया था? तो बालक चांद पर है वो ललचाया था। पाठ है जिसका नाम है उमा शंकर जोशी। इनकी पहली कविता है छोटा मेरा खेत। प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। उमा शंकर जोशी का जन्म है वो कब हुआ था? तो सन 1911 ईस्वी के अंदर हुआ था। रस का अक्षय पात्र किसे कहा गया है? तो साहित्य या कविता को रस का अक्षय स्रोत है वो कहा गया है। साहित्य का रसायन क्या है? तो कल्पना है वो साहित्य का रसायन है। छोटा मेरा खेत चौकोना उपमान का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो कागज के पन्ने के लिए किया गया है। कागज के पन्ने को छोटा खेत बताया गया है। कवि ने कल्पना रूपी बीज कहाँ बोया था? तो कागज के पन्ने पर। झूमने लगे फल पंक्ति में निहित अर्थ क्या है? कि कवि की कविता तैयार हो गई।
अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उमाशंकर जोशी की नहीं है? तो पल्लव है वो इनकी रचना नहीं है, जबकि निषेध, श्रावणी मेमो और गंगोत्री इनकी रचना है। अब इनकी दूसरी जो कविता है उसका शीर्षक है बगुलों के पंख। तो बगुलों के पंख उमाशंकर जोशी की दूसरी कविता है। बगुलों के पंख कविता के रचनाकार कौन हैं? तो उमाशंकर जोशी है। पंक्तिबद्ध होकर उड़ते जा रहे बगुलों के दृश्य में कौन सा बिंब है? तो इसके अंदर गतिशील बिंब प्रयुक्त हुआ है। बगुलों के पंख का रंग है वो कैसा है? तो सफ़ेद रंग, यानी बगुले सफ़ेद रंग की है। बगुलों के पंख कविता में कवि ने किस दृश्य पर मुग्ध है? तो कवि है वो सफ़ेद बगुलों का पंक्ति बनाकर उड़ने का जो दृश्य है उस पर मुग्ध है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं जिसका नाम है सांझ की सतेज श्वेत काया क्या कर रही है? तो तैर रही है, इस बात का उल्लेख किया गया है। इसी के साथ अगले वीडियो के अंदर आरोह भाग 2 के गद्य पाठों के जो भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन रहे हैं वो अगले वीडियो के अंदर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।